अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट महनाज रजा। आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो नया रास्ता सिर्फ आरएनएन टीवी पे। दोस्तों, आज मेरे साथ स्टूडियो में जो पर्सनैलिटी मौजूद है, अक्सर आप उनको मेरे साथ या मेरी दूसरी को होस्ट के साथ सुनते होंगे। लोगों के बारे में वो बहुत सी बातें करते हैं। आज हम उनसे उनके बारे में जानेंगे, उनके बारे में बातें करेंगे कि उन्होंने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया, और सबसे बड़ी बात, वो जो लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं कैसे करते हैं। तो मैं मिलवाती हूँ आपको सीईओ थेरेपी एंड बियॉन्ड अली मुर्तजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपको वेलकम करती हूँ। थैंक यू। अच्छा सर, मैंने अभी अभी बताया हमारे व्यूवर्स को कि हम अक्सर आपसे बातें करते रहते हैं। आप लोगों को कुछ ना कुछ बताते हैं कि अलग अलग ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी सोसाइटी की बातें जो लोगों के लिए लाइफ इजी करने के लिए, गुजारने के लिए आइडियाज देते हैं। आज हम जानेंगे सबसे पहले आपके बारे में कि आप अपनी लाइफ में क्या करते हैं और यहाँ तक कैसे आए। जी, पहले तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। ये मॉर्निंग शो है, इसकी आपको बहुत मुबारक हो। थैंक यू। अच्छा, दूसरा, आपने जो मुझसे ये सवाल पूछा कि ज़ाहिर बात है मैं एक ऐसी फ़ील्ड में हूँ जिसके अंदर मुझे मौका मिलता है कि मैं लोगों की खिदमत कर सकूँ। जी जी। और मुझे हमेशा से शुरू से यही शौक़ रहा है, ये जुनून की हद तक शौक़ रहा है कि मेरे पास अगर कोई प्रॉब्लम लेके आ गया, चाहे वो कोई भी है, लेट्स सपोज़, चाहे वो नासा की भी कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे नासा के बारे में कुछ पता नहीं है, तो जी आई जी। शुड बी इन अ पोज़ीशन टू हेल्प देम आउट। उनको कुछ ना कुछ मदद मेरे से मिलनी चाहिए। तो ऐसे ही नेचर के साथ मैं बड़ा हुआ। तो पहली मेरी जो डिग्री थी वो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में थी। मास्टर्स किया मैंने उसके अंदर। काफ़ी देर तक मैंने। अच्छा, पहले जी। आपने बिजनेस में स्टडी की? जी, सबसे पहली मेरी डिग्री जो बिज़नेस में ही थी। तो सही। बिज़नेस में मैंने मास्टर्स किया, उसमें फिर मैं बिज़नेस भी करता रहा। फिर उसके बाद मुझे, मेरी मदर को बड़ा क्रेज़ हुआ करता था कि मेरा बेटा पढ़े। वो माँओं का शौक होता है ना कि वो अपनी औलाद को, हाँ, सारी औलाद को ही सारा कुछ बनाना चाहते हैं। तो मैं अपनी माँ की, क्योंकि एक ही सिंगल ही औलाद था, तो उन्होंने कोशिश किया कि ये सारा कुछ ही बन सब जाए। कुछ तो आप में देख लिया सब जाए। कुछ उनका शौक था। तो पढ़ाई का माशाल्लाह। हमारी फैमिली में एक बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि एक कॉम्प्लेक्स किस्म का, आप कह सकते हैं कि वो कहते हैं कि पैसा होना हो, एजुकेशन ज़रूर होनी चाहिए। और जरूरी मेरे भी है। तकरीबन सारी ही फैमिली मेरी माशाल्लाह काफ़ी, मैं शायद हाँ। सबसे कम उसके अंदर पढ़ा लिखा अच्छा। इंसान। तो अब एक तो ये शौक, दूसरा, जब आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो फिर आपको ऐसी एक पोजीशन में होना चाहिए, या तो आप बहुत अमीर हो, जो कि मैं नहीं हूँ, आपके पास बहुत पैसा हो कि आप किसी भी फाइनेंशियल मदद कर सकें। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है इतना कि आप हर एक की फाइनेंशियल मदद कर सकें, तो फिर आपके पास कुछ ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जो आप किसी को दें और उनकी मदद कर सकें। तो ये एक जज्बा था। ये सबसे बड़ा जज्बा है। जी, बस यही एक जज्बा था जिसको लेके मैं चला। हम्म। मैं कहूँगा कि जी, बहुत खुशकिस्मत मैं इस तरह से रहा कि मुझे टीचर्स और गाइड्स बहुत अच्छे मिले। मैं तो बिल्कुल भी 0/0 था। और सही। मेरी जो टीचर, सबसे पहले मेरी वालदा, मेरी मदर, जिन्होंने मुझे हमेशा बड़ा फ़ोर्स किया और आज तक फ़ोर्स करती हैं। सुना था बेटे का पहला लव उनकी माँ होती है, और आज आप बता रहे हैं। जी, और मुझे तो ऐसा लगता है कि जी, किसी भी बेटे का पहला और आखिरी लव उसकी माँ ही होती है। माँ बाकी होती जो है। कुछ उसके बाद होता है वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ हाँ, लव होता है, उसको हम कंपेयर ही नहीं कर ये सकते। फितरती मोहब्बत है ये ना। एक फितरती मोहब्बत है, आप इसको चाह के ना चाह के भी इसका डिनाई आप नहीं कर कुछ नहीं सकते। कर सकते। जो माँ आपको दे देती है, हम तो उनकी 32 धारों का कर्ज नहीं उतार सकते, तो आप बाकी बात तो बाद में छोड़ें। तो खैर, उनको बहुत शौक था, तो वो मुझे अभी तक कहती हैं, जैसे अभी भी मुझे कह रही थी कि न्यूट्रिशन में आप मास्टर्स करो, एंड मैंने कहा जी अच्छा। कर लेता हूँ, और उसके अंदर भी मैंने दाखिला ले लिया पंजाब यूनिवर्सिटी में। बट हैविंग सेड दैट, मेरा जो बेसिक मकसद था इस फील्ड में आने का, वो यही था कि लोगों को मेरे से फ़ायदा हो। तो आहिस्ता-आहिस्ता करते कराते, मैं अपने बिज़नेस में ही था, वहाँ पे भी लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प करता रहता था। बोल बच्चन मेरा अच्छा था, तो करते कराते मुझे मेरे टीचर मिल गए। मैं आपको इस बात पे एक सवाल करना चाहूंगी। माशाल्लाह, आपने इतनी स्टडी की है और इतने लोगों की आज आप खिदमत कर रहे हैं। सबसे बड़ी खिदमत कि आप ऐसे पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं जो कि एडिक्शन, नशे के एडिक्शन है। जी, तो दैट्स वो क्या आपके लिए मुश्किल नहीं होता, ऐसे पेशेंट आपके पास आते हैं जो नशे में लगे हों और उनको उससे निकालना? देखिए, ज़िंदगी में हर वो काम मुश्किल है जो आपको करना नहीं आता, हाँ, और हर वो काम आसान है जो आपको सबसे करना मुश्किल आता काम है ये। है। ठीक है ना? मेरा मानना ये है कि अगर आपको कोई भी काम करना आता है, तो फिर उसमें हाँ। मुश्किल का कोई आंसर नहीं रहता। और ट्रू। दूसरी बात ये है कि एक बड़ी ज़बरदस्त कहावत है, वो कहते हैं ना कि वॉक द पाथ लेस ट्रॉडन अपॉन। हमेशा वो रास्ता अपने लिए चुनें जिस पे बहुत कम लोग गए हैं। उस पे आपको कामयाबी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और एटलीस्ट सही। आप पायनियर बन जाते हैं, उन लोगों में से बन जाते हैं जिन्होंने ये काम को स्टार्ट किया होता है पाकिस्तान में। ट्रू। तो मेरे जो टीचर थे, उनसे पहले भी मैं बात करना चाहूँगा कि सबसे पहली मेंटर मेरी मदर, जिन्होंने मुझे अभी तक फ़ोर्स करती रहती हैं एवरी सिंगल डे, मेरे से ज़्यादा किताबें वो पढ़ती हैं। तो हमारा एक बहस मुबाहिसा होता है जिसके
जिसको सुन के फिर मुझे इससे लगता नॉलेज है भी बढ़ती है ना, नॉलेज मजा भी भी आता बढ़ती है, और इससे वो कहते हैं हेल्दी कंपटीशन, फिर मुझे भी ये लगता है कि अच्छा फिर मुझे भी ये किताब पढ़नी चाहिए। सेम मैं अपने बच्चों से सीखती हूँ, मुझे कभी कभी ये लगता है कि इनके पास नॉलेज अब ज्यादा है हमसे दैट्स ज्यादा। ट्रू, आने वाली हाँ। जनरेशन जो है। तो वहां से फिर करते थोड़ा सा स्टडी का शौक पड़ा, फिर करते कराते मेरी टीचर जो मेरी स्कूल टीचर थी, उन्होंने मेरी डिबेटिंग में बहुत मदद की। मैं बिल्कुल नहीं बोलता होता था, क्लास के एंड में है। बैठना, उन्होंने मुझे खींच के आगे लेके आना। अपने स्कूल्स की प्रिंसिपल भी हैं, मिस सईदा सलीम उनका नाम है, साइसा स्कूल की ओनर भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं। मैं उनको अपनी सेकंड मदर भी कहता हूँ, अपनी गॉड मदर भी कहता हूँ, आप जो भी माशाल्लाह। ले, मेरी मदर के बाद मेरी वो मेंटोर थी। फिर उन्होंने मुझे बताना कि ऐसे बोलो, ऐसे ना बोलो, तुम स्पीच करो, डिबेट करो, तुम अच्छा बोल लेते हो। और मैं हमेशा शाय किड, बैक बेंचर, तो लेट लगता स्टार्टर, नहीं है। मैं बिल्कुल ऐसे ही था जी, बड़ा बैक बेंचर, शाय किड, नहीं बात करनी, हर वक्त नाक पे गुस्सा सा चढ़ा रहना, बस उन्हीं से बात करनी जिनसे समझ आती है, जिनकी नहीं। तो उन्होंने बड़ा मुझे टेम किया और एक जानवर से इंसान अकेला बनाया। समझते थे सारे। हाँ, ऐसा ही कुछ समझते थे, क्योंकि जो अकेला बच्चा होता है उसको हाँ। कोई इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती बहन भाई के साथ रहने की, तो उनकी कुछ हाँ आदत जो है वो पक्की हो जाती हैं, सही। जो कि फिर बाद में जाके उनको ट्रबलसम उनके लिए होती हैं। ट्रू। तो उनके बाद जो मुझे तीसरे टीचर मिले, जिन्होंने मेरी बकाया की ज़िंदगी जो थी वो कमाल की कर दी, और वो फिर ऑब्वियसली मेरे वो टीचर जिनसे जाके मैंने सारा ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर जो उनका ज्वाइन किया, उनसे पढ़ा, उनसे सीखा। उन्होंने मुझे कोई बेतहाशा किताबों किताबों का शौक मुझे उन्होंने डाला। सही। तो जब उनके साथ मैंने 15-16 साल काम किया, करने के बाद हमारे जो वो अभी भी पाकिस्तान का एक बहुत सबसे बड़ा और बेस्ट रिनाउंड ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर बाय द नेम ऑफ विलिंग वेज ये चलाते हैं, डॉक्टर सदाकत उनका नाम है। तो उनसे फिर मैंने बड़ा सीखा। उन्होंने मुझे बताया कि आर्ट ऑफ काउंसलिंग क्या होती है, व्हाट इज काउंसलिंग। तो पहले तो साल उन्होंने मुझे सिर्फ पढ़ाया जॉब पे, काउंसलिंग करना सिखाई। जी, हाँ। ऑन जॉब उन्होंने सिर्फ पढ़ाया, कोई क्लाइंट नहीं दिया, कोई पेशेंट नहीं दिया, मुझसे कुछ डिमांड नहीं किया, बस सिर्फ किताबें दी और मुझसे डिमांड ये किया कि हर 15 से 20 दिन बाद आप ये किताब खत्म करके लेके आएंगे, इसकी इसकी मुझे समरी चाहिए। अगर 300 पेजेस की किताब है तो मुझे 10 पेजेस की समरी वर्क चाहिए। हार्ड। तो मैं भी उनको यही कहता था कि सर ये तो बड़ा हार्ड वर्क है, तो वो मुझे कहते थे नहीं, दिस इज स्मार्ट वर्क, दिस इज व्हाट यू कॉल स्मार्ट वर्क। हाँ। तो आई मीन दिस इज हाउ हम लोग अपने ना माइंडसेट को चेंज करते हैं। तो करते कराते मुझे शौक पड़ता गया। फिर जब मैंने उनके साथ एक्चुअली ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट की फील्ड में कदम रखा, जी जी। तो मुझे ये पता चला कि मैं कितना इंपॉर्टेंट हो सकता हूँ आपकी ज़िंदगी में, इनकी ज़िंदगी में या उनकी ज़िंदगी में। 100% है। तो जब मुझे ये पता लगा कि मेरी इंपॉर्टेंस बन जाती है किसी की ज़िंदगी में, और कहीं शायद मेरे पास क्योंकि बहन भाई बहुत ज़्यादा नहीं थे, बहुत बड़ी फैमिली नहीं, जस्ट मी, माई मदर एंड माई फादर, इमीडिएट फैमिली जो है, सही। तो मुझे बहुत शौक था टू बी टू हैव अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी, ताकि तो मेरा आपने भी। अपनी एक फैमिली बना ली तो आप अपने यही समझ हॉस्पिटल लें में। कि आई नाउ हैव मोर देन 50 मदर्स। लिटरली मैं आपको माशाल्लाह। बता रहा हूँ, 50 माएँ तो ऐसी हैं जिनके घर में मैं जा सकता हूँ, सो सकता हूँ, खा सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, डिमांड कर सकता हूँ। माशाल्लाह। देयर ऑल द पीपल दैट आई वर्कड विद, और जिन जिन के बच्चों को हमसे फायदा हुआ, एंड ये नंबर बढ़ी जा रहा है डेली से। एंड आई हैव अ ह्यूज फैमिली, मैं शायद उन लोगों को गिन भी नहीं सकता। अभी ईद पे मुझे ये प्रॉब्लम पड़ी थी कि मैं इतने लोगों को कैसे मैसेज कोई रह ना जाए, और ये ये जिंदगी में होता पहली है, बार हुआ। ये तो वाकई होता है। तो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। जब मुझे रिजल्ट्स मिलने लगे, मेरा इंटरेस्ट और बढ़ता गया, करता गया। तो करते कराते 15 साल बाद मैंने अपने सर से कहा कि सर नाउ मैं अपना सेंटर बनाना चाहता हूँ। आफ्टर 15 इयर्स। आफ्टर अबाउट 12 ईयर्स ओ। सेंटर मैंने तकरीबन 15 साल के बाद बनाया, उस पूरे प्रोसेस के बाद। लेकिन 12 साल के बाद मैंने अपने सर को कहा कि सर मैंने आपसे काफी कुछ सीख लिया है, और माशाल्लाह। अब आई वुड लाइक टू वेंचर आउट बाय माई सेल्फ। तो उन्होंने मुझे पहले 2-3 ऑप्शंस दी। उन्होंने कहा चले मेरे साथ मिलके कर लें। मैं कहा सर अगर मिलके करूंगा तो आपके सामने तो मैं डिपेंड ऑपरेशंस नहीं करूंगा चला आप पे। सकता, मैं आप पे हाँ डिपेंड ऐसा करूंगा, ही है। और किसी भी बड़े पेड़ के नीचे जो छोटा पेड़ है वो नशोनुमा नहीं पा नहीं सकता। पा तो सकता। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर उसकी आप परवान रुक जाएगी। उसकी पर, तो उन्होंने कहा कि अगर आपकी खुशी इसी में है तो आप प्लीज वेंचर आउट करें। और फिर मैंने वेंचर आउट किया, अल्लाह हैज बीन वेरी काइंड। ये माशाल्लाह। बेसिकली मेरा जो प्रोसेस था, मेरी जो हाँ। जर्नी थी, वो इधर आने तक ऐसी थी। और मैं आपको एक और बड़े मजे की बात ये बताता हूँ कि जब मैंने ज्वाइन किया ये काम को, तो तब मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं था। जब मैंने इस काम को ज्वाइन किया तब मैं हाँ। साइकोलॉजिस्ट नहीं था, मैंने साइकोलॉजी की स्टडी उसके बाद की। अल्लाह उसके बाद की। माशाल्लाह। सो ये भी एक बहुत मेहनत की आपने। आई थिंक अगर आपको कोई उस्ताद अच्छा मिल जाए ना, आप में वो शौक, वो जज्बा एक दफा उसने बस इंस्टिल ही करना होता है, बाकी तो फिर वो स्टूडेंट का भी। मैं आपके बारे में ये कहूंगी कि हम सब की लाइफ में डिप्रेशन का कहीं ना कहीं पार्ट होता है, और आपने उसको बड़े अच्छे तरीके से मुझे भी गाइड किया, आप करते भी रहते हैं। वो इस तरह के कुछ लोगों के पास ये मैजिक होता है, ये बुक्स की बात नहीं है, वो समझ जाते हैं साइकी को कि अब इसको कैसे ट्रीट करना है, ऐसे ही है।
जी, आपने बात बड़ी अच्छी की है। उसकी वजह ये है कि जिसको खुद तकलीफ होती है ना, वो हाँ, दूसरे की तकलीफ को बड़े अच्छे समझ तरीके से सकते समझ हैं। सकता है। और मैंने ये देखा भी है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं जो कोई भी जी, आप सपोज़ मिसाल के तौर पे कोई भी एम लेके चल रहे हैं, ट्रू, तो उनको खुद उस प्रॉब्लम से कोई तकलीफ थी, ठीक है सही, ना? तो उसके बाद उन्होंने आगे कुछ उसके लिए किया। जितने कैंसर हॉस्पिटल्स हम देखते हैं कि किसी की वालिदा को, किसी के वालिद को कोई प्रॉब्लम था। हाँ। उन्होंने कहा इतना महँगा ट्रीटमेंट है गरीबों के लिए करो, उन्होंने बना दिया। हार्ट हॉस्पिटल्स हम देखते हैं। तो जिसको ज़्यादा जो आप तकलीफ बीती होती है फिर पता चलता है कि नेक्स्ट उस पे और ही होगी तो उसको कैसा लग रहा होगा दैट्स तभी ट्रू। ये महसूस करने की बात है। ये बेसिकली महसूस और कनेक्ट हाँ, करने की बात है। कनेक्शन की जब बात हम है। एक दफ़ा सक्सेस और फेलियर का हुँ, अक्सर लोग मुझसे आके पूछते हैं, सर आपका सक्सेस रेट क्या है? 100 बच्चे आपके पास ट्रीटमेंट में आते हैं, कितने ठीक होते हैं? हुँ, मैं हुँ, उनसे कहता हूँ सारे ठीक होते हैं। सबका टाइम फ़र्क होता है। टाइम कुछ हाँ, लोग 3 महीने में, कुछ लोग 6 महीने में, कुछ लोग 1 साल में, कुछ सिचुएशन 2 में, वाइज़ कुछ 3 साल। ठीक है? ट्रू, सो सब होते हैं। हार कौन मानता है पहले? फ़र्क ये पड़ता है। अगर तो फैमिली हार मान जाएगी तो पेशेंट जीत जाएगा और अगर हाँ, पेशेंट हार मान जाएगा तो फैमिली जीत जाएगी। सो कहने का मकसद यही है एट द एंड ऑफ द डे कि हमारे यहाँ पे इतने मसले मसाइल हैं, हम देखते हैं अपने इर्द-गिर्द गिरदो-नवाह में भी देखते हैं कि हर मर्ज़ का अस्पताल है। आपके पास बच्चे भी आते हैं क्या नशे के एडिक्शन जो हों कोई यंग एब्सोल्युटली जी, हमारे टीनेजर्स तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लक्स आता है वो टीनेजर्स का आता है। इस टाइम बच्चे 13 से लेके 30 साल की उम्र तक। 13 से? 13 से लेके बहुत 30 साल छोटी की उम्र एज तक। है। अभी कल ही मेरे पास एक फैमिली आई है अपने 2 बच्चे लेके, वन इज़ 13 एंड वन इज़ 14। आपकी वजह से आपकी जो लोगों की हेल्प होगी, बहुत से लोगों को अपने बच्चों के बारे में पता ही नहीं होता कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। आप इस बारे में क्या गाइड करेंगे? जैसे आप बड़ा ख़ास टॉपिक छेड़ रहे हैं, 13 साल का बच्चा और नशे का एडिक्ट। देखें ये रात को भी मेरी एक मदर से बात हो रही थी और मैं उनको जी, ये समझा रहा था। वो मुझे कहती हैं कि जब हम बच्चे से बात करते हैं, बच्चे ने हमें ये बताया, तो मैं हाँ, उनसे कहता हूँ कि जी आपने जब अपने बच्चे पे नज़र रखनी है और ये देखना है ना कि वो क्या कर रहा है और किस सिमत में जा रहा है, तो सही। सिर्फ उसकी बॉडी लैंग्वेज को स्टडी करें। उससे पूछे मत। देखिए, कभी भी बच्चे से वो सवाल नहीं पूछना चाहिए जिसका आपको 100% शक हो कि ये डाउट झूठ हो, बोलेगा। हाँ, ये मुझसे झूठ बोलेगा। डाउट पे आप हाँ, चोर से पूछेंगे कि तुमने चोरी की है तो 90% वो क्या कहेगा? इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए हाँ, पहले। वो हाँ, चोरी हाँ, वो कहेगा नहीं की। हाँ, तो बॉडी लैंग्वेज जो है ना, बड़ी ये ज़रूरी है। पूरी दुनिया में ये झूठ नहीं बोलती। और एक माँ अपने बच्चे को वैसे भी समझती है, उसके एक्सप्रेशंस को अंडरस्टैंड करती है अगर वो उस पे टाइम दे तो। दैट्स ट्रू। अगर हाँ, मदर तो वैसे समझती हैं, लेकिन जब वो बच्चे की बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है तो फॉर सम ऑड रीजन मदर्स उसी को इग्नोर करना शुरू कर देती हैं। जैसे उस बच्चे ने रात को ड्रग की हुई थी और उसकी मदर मुझे कही जा रही थी कि नहीं इसने ड्रग छोड़ दी है कुछ दिनों से। तो मैं उनको कह रहा था नहीं इसने नहीं छोड़ी। ज़्यादातर कौन-सा मतलब नशा करते हैं ये बच्चे? देखिए नशे तो अब 2025-26 आ गए हैं जी। अब हुँ, तो ऐसा-ऐसा नशा आ गया जिसके बारे में तो साइकोलॉजिस्ट और एडिक्शन साइकियाट्रिस्ट ने कभी नहीं सुना हुआ था। लेकिन इससे एक्चुअली फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चा नशा कौन-सा कर रहा है। फ़र्क इससे पड़ता है कि क्या वो कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर भी देखिए, ज़हर थोड़ा भी हो, ज़हर ज़्यादा भी हो, ज़हर ज़हर है। आजकल देखने में ये आया है कि एक तो ये मेथाम्फेटामिन, क्रिस्टल मेथ या आइस जिसको कहते हैं, ये ओह! इसका नशा बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसका ट्रेंडिंग जिसको हम कहते हैं ना, ट्रेंडिंग नशा ये है। एकदम ऑफ। क्योंकि बड़ी एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है, लोग आके कह रहे हैं जी पुराना नशा छोड़ो। अच्छा, उसके बाद जो फार्मास्यूटिकल का नशा बहुत हो रहा है, जिसके अंदर टैबलेट्स और जिसके अंदर ये बेंजोडाइज़ेपिन, सॉल्ट ओरिएंटेड जितनी भी मेडिसिन आ जाती हैं। और जो इससे भी बड़ा नशा है, जो इस टाइम हमारे मुआशरे को लिटरली खोखला कर रहा है और उससे ज़्यादा अमवात हो रही हैं एज़ कम्पेयर टू द रेगुलर नशा, और वो है ये सोशल मीडिया का नशा। सबसे बड़ी जी, प्रॉब्लम, सबसे ओह! बड़ा इश्यू, जितने मर्डर्स, जितनी खुदकुशियां। मैंने हाँ, अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी है किसी इन्फ्लुएंसर की जिसने 100 पे जाके 150 पे जाके समवट अपनी गाड़ी मारी है, उसको क्रैश किया, खुद भी मर गया और उसको डॉक्यूमेंट करिए। तो आप सोचें कि हमारी बीमारी साइकोलॉजी इसी से साइकोलॉजी की प्रॉब्लम शुरू हो गई है ना, आपने अपने आप को एक जगह रोक दिया है। आप रुक गए, हाँ, आप रुक गए। तो कहने का मकसद ये है कि जब हम किसी भी चीज के ऊपर एक्टिवली काम नहीं ना करते तो हाँ, हाँ। इनएक्टिवली उस पर खुद ही काम हो जाता है। पर हमारे मुआशरे में इस टाइम जो सबसे ज्यादा जी, जी। प्रॉब्लम जो टीनेजर्स को आ रही है वो आ रही है मूड मैनेजमेंट की। अच्छा, उसकी हाँ, कई वजूहात हैं।
हम अक्सर जनरेशन्स की भी बात करते हैं, जेन जी, जेन बी, जेन अल्फा। तो आपने उस पे मेरे साथ एक पूरा टॉपिक डिस्कस किया था, तो बहुत कुछ मैंने भी जाना, मुझे भी इतना नॉलेज नहीं था। जेन जी की हमने हाँ, बात की जेन थी, जी, लेकिन जो जेन जी और जेन ए, जिसको हम जेन अल्फा, हाँ जेन अल्फा, जिसको हम एंक्शियस जनरेशन या जेन जेन एंक्शियस कहते हैं, जी, इनके अंदर प्रॉब्लम्स ये आ रहा है कि इनका कुछ हार्मोनल डिसरप्शन है हाँ और हाँ, ये बच्चे बहुत छोटी उम्र में डिप्रेशन और एंजाइटी और एग्रेशन में चले जाते हैं। मतलब 12, 13, 14, 15 साल की उम्र में सुपर एग्रेशन, मदर्स के साथ हाँ, बदतमीजी। मैं अक्सर पेरेंट्स को कहता हूं कि आज का बदतमीज बच्चा कल का नशई है। आपने सही कहा। ये बात तो ऐसी ही है कि जो ट्रू, आज आपसे बदतमीजी कर रहा है वो आज कल नशा आपकी नहीं करेगा। सुन रहा तो कल क्या सुनेगा? ठीक है, तो हाँ, बदतमीजी पे रोकोगे ना तो अगला आपको फायदा मुफ्त में हो जाएगा। मुझे लगता है बेस अगर गलत हो जाए तो फिर आगे स्ट्रक्चर नहीं सही इमारत बनेगा। खड़ी नहीं हो तो सकती। यही यही प्रॉब्लम है ना पेरेंट्स की। मुझे लगता है माँ का सबसे ज्यादा बच्चे के पास ताल्लुक जो है ना, ये नहीं कि अब थोड़ा सा बड़ा हो गया तो इग्नोर कर दो। मुझे लगता है वो कनेक्शन कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। देखिए, कनेक्शन तो एब्सोल्युटली कभी नहीं खत्म होना चाहिए, लेकिन एक चीज मैं जरूर पेरेंट्स को कहता हूं कि प्लीज बी पेरेंट्स, डोंट बी फ्रेंड्स विद योर चिल्ड्रन। हाँ, अच्छा, यू कैन बी अ फ्रेंडली पेरेंट, आप हाँ, एक फ्रेंडली मदर हो सकती हैं बट आप एक फ्रेंड नहीं हो सकती। आप एक फ्रेंडली फादर हो सकते हैं बट आप एक फ्रेंड नहीं हो हाँ, सकते हाँ, अपने बेटे से। जहां पे हम रोल्स रिवर्स करते हैं बच्चों के साथ, वहां पे काम खराब होता है। दूसरी बात कि हम बच्चों को कहीं, क्योंकि मैं इतने ज्यादा पेरेंट्स और बच्चों से डील करता हूं, तो मुझे लगता है समवेयर डाउन द लेन बच्चे माँ बाप बन गए हुए हैं और हाँ, माँ बाप बच्चे हमारे बन गए अब्बू हुए हैं। जी बन गए। अभी जैसे जो मदर इवन मेरे पास अभी आई भी, तो उनका बेटा भी उनसे बड़ी कमांडिंग और डिमांडिंग टोन में बात कर रहा था मतलब और मदर उनसे रिक्वेस्टिंग टोन में बात कर रही थी। ओ माय वो गॉड। बच्चे से ही रिक्वेस्ट करना चाहिए थी आप नशा छोड़ दो, और बच्चा उनको डिमांडिंग और कमांडिंग टोन में ये बता रहा था कि मैं नशा नुशा कोई नहीं कर रहा। और फिर घर जाके उन्होंने जाके बच्चे ने फिर उनको काफी टफ टाइम भी दिया और वो जाके नशा भी किया। देखिए, इवेंचुअली होता क्या अल्लाह है, माफ करे। सबसे बड़ी मिथ यहाँ पे ये है कि अव्वल तो पेरेंट्स जो है ना, उनको ये जान लेना चाहिए कि अगर आपका बच्चा ड्रग एडिक्शन में है तो हाँ, इसका कसूर वो नहीं, आप हैं। इसका कसूरवार आप हैं एज पेरेंट्स। अच्छा, अब ये कॉन्शियसली हो या अनकॉन्शियसली हो, जी जी, मुझे बड़े लोग नापसंद भी करेंगे इस बात पे, मेरे साथ इख्तिलाफ भी करेंगे, बट बसद ट्रू, इतराम मैं ये बात करना चाहता हूं कि अनफॉर्चुनेटली कसूर हमारा ही होता है। वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर पेरेंट्स। कहीं ना कहीं या तो, और वो पूछते हैं जी हमने क्या गलती की है, मैं कहता जी आपने बहुत प्यार किया। ट्रू, मुझे पूछते हैं हमने क्या गलती की है, मैं कहता हूं जी आपने बहुत प्यार किया। सही। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। नाइस फैमिली और नास्टी फैमिली, या बहुत प्यार करेंगे बच्चे को तो वो खराब होगा, या या बहुत बहुत ज्यादा सख्ती भी अच्छी नहीं है। वो भी खराब करेगा। बैलेंस, बैलेंस, मियाना रवि। मैं इस चीज से बहुत आपकी बात पे एग्री भी करती हूँ। आपने नशे की बात की तो अभी 2-3 दिन पहले मैं अपने बेटे से एक बात कर रही थी। ऑब्वियसली मैं जिस गैदरिंग में बैठती हूँ आजकल लड़कियां वेप आम ले रही होती हैं और सिगरेट वगैरह स्मोकिंग। तो मैं इन चीजों में तो अल्लाह माफ करे मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है, ना मैं चाहती हूँ। तो मैंने उससे जस्ट डिस्कस की कि देखो यार वेप तो एक फैशन बन गया है। तो आगे से कहता है मामा पागल है ना, अपनी जान ये वेप कोई आम चीज नहीं है जिसको ये फैशन समझ रहे हैं कि नहीं स्मोक ये सिगरेट थोड़ा है। कहते हैं हर चीज आपके लिए जानलेवा है। वो मुझे गाइड कर रहा है, कह रहा है ये पागल है। आप अच्छा है आप इनको अवॉइड करती हैं, वो पी रहे हैं पीने दें, आप खामोशी से देख रही हैं तो जरूरत नहीं कभी भी। वो मुझे ये चीज कह गया कि मुझे पता आप नहीं, और आपने फील भी की। मुझे उस वक्त बड़ा अच्छा भी लगा कि देखो उसको खुद पता है कि चीज अच्छी नहीं है। आपने ठीक कहा, ऐसे बच्चे ऐसे हैं लेकिन हाँ, कम हैं। ये जो लोग समझते हैं ना कि जो वेप है इससे कोई नुकसान नहीं है, मैं आपको बताऊं, एक 100 सिगरेट एक तरफ ठीक और है। एक वेप एक तरफ, इसका बहुत ज्यादा नुकसान है। इससे वो दिल की और लंग्स की बीमारियां हो रही अल्लाह हैं माफ जो करें। सिगरेट से भी नहीं होती। जी, लेकिन वो कहते हैं ना कि सूनर और लेटर इनको पता लग ही जाएगा, जब हमें आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट्स मिलेंगे तो लोगों को पता लग जाएगा। एक्चुअली मैं रात को उस मदर को भी यही समझा रहा था कि नशे की बीमारी को आपने फाइट करना है, नशे को नहीं फाइट करना। जैसे ज्यादातर लोग ये कहेंगे इसकी चर्च छुड़ा दो, इसकी शराब छुड़वा दो। मैं उनसे कहता हूं नहीं, इसकी बीमारी को फाइट करने, ये एक मेटाबॉलिक एरर है। ये एक हम्म, मेटाबॉलिक एरर है और ये जेनेटिक कोड में आपके होता है। अगर बच्चा आज ड्रग्स कर रहा है तो उसका या फादर या ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर में हाँ, एडिक्शन होगी। अब एडिक्शन का मतलब सब्सटेंस अब्यूज नहीं होता, हो सकता है उनमें रिलीजियस एडिक्शन हो। कई ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं जो सारा सारा दिन मुसल्ले से नहीं उठते, ये रिलीजियस एडिक्शन है। उनको लगता है कि वो अल्लाह के ज्यादा करीब हो जाएंगे, हालांकि जब अल्लाह का हुक्म है कि 5 वक्त की नमाज आप पढ़ें, तो हाँ, फिर उसको एक्सेसिवली करके ये कोई भी चीज सोचना। ओवर होगी मुझे भी ये लगता है। और किसी दूसरे पे भी मुसल्लत करना, आप दीन का भी साथ गाइड करते हैं, बड़ी खूबसूरत बात है। वहां से भी दिमाग थोड़ा सा होने लग जाता है। आप बच्चे को हर वक्त को चलो ये करो,
उसको सिर्फ टाइम टेबल बताओ कि बेटा ये हम करें, उसके सामने परफॉर्म करना चाहिए, मुझे ये लगता है। हाँ, ऑब्जर्वेशन से हाँ, बच्चे ज्यादा बच्चे सीखते बहुत हैं। जल्दी हम सीखते हैं वर्बल करना। परसुएशन यानी ज़बानी तरकीब हाँ, से उसको बड़ा कुछ नहीं, सिखाते हैं, अपनी नेवर। बॉडी लैंग्वेज से सिखाते बॉडी हैं। लैंग्वेज और जरूर। दूसरा ये है कि बच्चों को, जैसे मैं कहता हूँ, नाइस और नास्टी फैमिली, बहुत अच्छे ना हो, बड़ी, बहुत बुरे हाँ, ना हो, मियाना रवि से चलें, असर्टिवनेस से रहें, उनकी बॉडी लैंग्वेज को स्टडी करें, बच्चों के फ्रेंड सर्कल पे बड़ी नजर रखें। ट्रू। अगर जैसे फ्रेंड्स है ना वैसा ही आपका बच्चा है। हम लोग डिनाइल में रहना पसंद करते हैं, बीइंग हाँ, पेरेंट्स ना। कई दफा वो कहते हैं कि अच्छा बच्चे ने मुझे कह दिया ये अब नहीं करेगा तो ये अब नहीं करेगा। नहीं नहीं, ये ये बात समझने से मैं वाली एग्री बात नहीं है, करती। ये समझने वाली बात है कि जब एक दफा बच्चा नशे की बीमारी में मुब्तला हो जाता है, जो कि एक फिजिकल मेंटल डिसऑर्डर है, फिजिकल डिसऑर्डर है, स्पिरिचुअल डिसऑर्डर है, बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, ये सही। हमारे चारों एरियाज अफेक्ट करता है बहुत बुरे तरीके से। और वही बच्चा जो बहुत अच्छा होता है, पहले पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, सच्चा होता है, सारे काम अच्छे करता है, वो झूठ बोलने लग जाता है। बेग, बोरो, स्टील एंड लाइंग, हर चीज हाँ, उनकी बीच में आ जाती है। क्योंकि उनके लिए उस टाइम अपने नशे को करना और उसकी डोज को पूरा करना मेन मकसद बन जाता है। फिर मैं फैमिलीज को ये समझाता हूं कि ये मत समझे कि दिस इज अ डिफेक्ट ऑफ द कैरेक्टर, दिस इज नॉट अ डिफेक्ट ऑफ द कैरेक्टर। आप मतलब कहते हैं कि पहले पेरेंट्स खुद को सही करें फिर मैं इसका ट्रीटमेंट, है ही ऐसे, आप ये चाहते हैं है ही और ऐसे, सही कह रहे हैं। और है ही ऐसे। देखें, पेरेंट्स ये समझते हैं बच्चा खराब हो गया, मैं उनको कहता हूँ हाँ, बच्चा नहीं खराब हो गया, ये एक बीमारी है हाँ, हाँ, जो ट्रू। आपसे ट्रांसफर हुई है। हाँ, थोड़ी सी उसने शक्ल चेंज की और आपके बच्चे में नमूदार हो गई। ट्रू। अब इस बीमारी को फाइट करना है। फिर वो मुझसे पूछते हैं जी बच्चा ठीक होगा, कितनी देर में ठीक होगा? फिर मैं उनको ये समझाता हूं कि जो हमारा ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट प्रोसेस का टाइम पीरियड है, बच्चे को वापस अपनी प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी पे आने पे, यानी प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी वो पर्सनैलिटी होती है जो उसकी मॉर्बिडिटी से पहले होती है, यानी कि इस हादसा से, ड्रग एडिक्शन की फिनोमेना से पहले की पर्सनैलिटी जो अच्छी वाली होती है। तो प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी पे आने में तकरीबन 21 महीने लगते हैं। टाइम तो लगता ठीक है। है, 21 हाँ, महीने, अप्रोक्सीमेटली 3 ईयर्स। 21 महीने वो होते हैं और 4 महीने का इंडोर ट्रीटमेंट होता है। तो आप देख लें तकरीबन 3 साल बन जाते हैं, तो 2 से 3 साल बन अल्लाह जाते हैं। माफ करे अब ये जो पेरेंट्स के लिए। 3 साल का प्रोसेस है, पेरेंट्स समझते हैं कि अब हमने बच्चे को अगर एडमिट कराया है तो ये 1 महीने 2 एक महीने नहीं में नहीं नहीं, ये नॉट ठीक हो जाना चाहिए। पॉसिबल। ये ऐसा नहीं होता। हम उसको फिजिकली तो ठीक कर देते हैं, 1 महीने में मैं बच्चे को फिजिकली ठीक कर देता हूँ, लेकिन उसके बाद जो उसका मेंटल स्टेटस ठीक करना यहाँ है से ना, जो उसको काउंसिल करना है। साइकोलॉजी, हाँ, क्योंकि ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट में 20% मेडिसिन का रोल है और हाँ, 80% काउंसलिंग का रोल है। अगर आपको ये लगेगा कि खाली मेडिसिन देके आपने मसले पे काबू पा लिया, ऐसा नहीं है। और आप पीछे हट जाएंगे ना तो फौरन किसी भी वक्त उसको मौका मिलेगा तो वो फिर शुरू कर सकता है। मौका मिले या ना मिले, हाँ, आप पीछे हटेंगे, वो दोबारा फौरन इसको शुरू तो करेगा। इसलिए उसको क्योंकि प्रॉपर काउंसलिंग जरूरत है। क्योंकि हाँ, इंसान की जिंदगी में हर वो काम करना उसके लिए बहुत आसान होता है जिस काम की उसको आदत होती है, जिस काम का उसका एक्सपीरियंस होता है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए पेरेंट्स को विजिलेंट होना चाहिए। पेरेंट्स को अपने बच्चों की आदत, अच्छा हाँ, अब ये आप बच्चों से जब सवाल पूछते हैं तो हाँ, क्रॉस क्वेश्चनिंग मत किया करें। उनसे सवाल पूछ के उनकी आई मूवमेंट, उनकी हैंड मूवमेंट और ट्रू, उनकी बॉडी मूवमेंट्स पे बहुत ट्रू, नजर रखा करें, सही कह रहे हैं। ताकि आपको ये पता लग जाए कि ये सच बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, या ये हाँ, अब स्टोरी बनाने लग गया है, या ये किस तरह से है। बिकॉज ये खाली सारी चीजें आपको बता देती हैं। आई मूवमेंट ही आपको अकेली बताती है कि कब ये स्टोरी बना रहा है, कब ये सच बोल रहा है, कब ये झूठ बोल रहा है, अब कब ये अपनी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। तो पेरेंट्स का ठीक होना पहले बहुत जरूरी है। ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट के अंदर जो हमारा सिस्टम है ठीक करने का, उस प्रोसेस का नाम ही फैमिली इंटरवेंशन प्रोसेस है। और उसके अंदर हम फैमिली को इतना ट्रेन करते हैं, फैमिली को इतना स्किलफुल करते हैं कि हाँ, अब आपने अपने बच्चे को राह रास्त पे कैसे रखना है, कैसे लाना है, आप पहले पेरेंट्स पे फोकस करते हैं। पहले भी और बाद में भी। और फिर मैं उनसे एक और बात कहता हूं कि अक्सर वो कहते हैं कि अभी हम तो 3 महीने इसको इलाज करा के 4 महीने वापस लेके इसे फिर नशा कर लिए। तो मैं उसको कहता हूं कि लैप्सेस पे वरी ना करें। अ कपल ऑफ रिलैप्सेस इज अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट प्लान। कि बच्चा 1-2 दफा तो ट्राई करेगा लेकिन वापस राह रास्त पे आ जाएगा वापस राह रास्त। तो आपकी अम्मा है जो मदर, वो क्या चाहती हैं आपसे? आपने ये अपनी जो बताया, माशाल्लाह आप इतनी खिदमत करें, बहुत बड़ी बात है। इस टाइम हम सब पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, जेनजी अल्फा जो बच्चे आ चुके हैं, इनकी सोचें बहुत ऊपर तक जा चुकी हैं। जैसे आप अपने अम्मा की हर बात पूरी करते हैं, हर बच्चा ऐसा नहीं है। तो अभी अम्मी क्या चाहती हैं आपसे और आप क्या करना चाहते हैं और इससे आगे? इससे आगे तो जी मेरे ख्याल से इंसान खिदमत खल्क ही है, जितनी भी कर लें वो कम है। वो तो सवाब भी है और मसले हाँ, खत्म नहीं होने वाले। वो कहते हैं हाँ, ना कि नेवर विश फॉर लेसर प्रॉब्लम्स, विश फॉर मोर सॉल्यूशंस। तो मेरी वालदा की हमेशा से यही ख्वाहिश और आज भी यही है कि बस पढ़ते रहो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो। और नई से नई चीज रखो। जिस चीज का उनको खुद शौक है
और उसी चीज का मतलब साइकोलॉजी भी उन्हीं की फील्ड थी और उन्होंने मुझे कह तो अभी भी जाके मैंने ये 3रे नंबर पे डिग्री की, अच्छा 3री अली, आप मास्टर्स डिग्री। साइकोलॉजी जैसे आपने वो भी कर रहे हैं, आप लोगों के ट्रीटमेंट करते हैं, साइकी एक बहुत बड़ी आजकल लोगों को ये प्रॉब्लम भी है, तो आपके पास इसमें कौन से पेशेंट आते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम लेके आते हैं ज्यादातर? देखिए जी, हमारे मुआशरे की ना साइकोलॉजिकल 4-5 प्रॉब्लम्स ही हैं, ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, मैं जी आपको जी बताऊं। एक तो है, आपको पता है, द ओल्ड एंड फेमस डिप्रेशन। ठीक है जी, हर जी बंदे को डिप्रेशन, उसी का है एंग्जाइटी। एक एंजाइटी डिप्रेशन है, एक मोस्टली एंग्जाइटी। सब में पाई जाती है। ठीक है जी। हाँ तीसरी है, जिसको हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया एक बाइपोलर डिसऑर्डर है। हाँ। ठीक है जी। एक कुछ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, इसी तरह के मोटे मोटे ये 5 6 7 ही। सबसे बड़ा आप मोहब्बत वालों के लिए बताएं, जिन्होंने, आपने तो कहा था मैं मोहब्बत के वैसे ही अगेंस्ट हूँ, मुझे ये बात याद है, अगर किसी को हो जाती है, ये जो सुनने वाले हैं, इस टॉपिक गाइड करें कि ऐसे पेशेंट्स को आप क्या कहते हैं? देखिए जी, अपनी जिंदगी में एक बात याद रखें, कोई भी काम करना है ना अगर आपने, तो पहले उसको सीख लें। जी। ये प्यार भी सीखने वाला काम है, सीखे अच्छा, बगैर करने वाला नहीं है। ये वही बात है कि सीखे बगैर अगर आप ड्राइविंग करेंगी तो शायद आप गाड़ी तो ठुक चला लें, जाएगी। हाँ लेकिन हाँ बड़ा ठोकेंगी, कभी इधर ठोकेंगी उधर ठोकेंगी, हाँ ये करेंगी। उसी तरीके से अगर आप प्यार साइंटिफिक तरीके से, जिस तरीके से करना चाहिए, चाहे वो हाँ आपका बच्चा है, चाहे वो आपका हस्बैंड है, चाहे भाई है, चाहे माँ बाप, हाँ हाँ, अगर आप ओवरडोज करेंगे जी तो जी। ओवरडोज से ही मरेंगे। अगर आप अंडरडोज करेंगे तो हमेशा उसी से सफर करेंगे। प्यार डोजेस में होना चाहिए। लव का मतलब बेसिकली होता है छोटी छोटी, लॉस ऑफ कम वैल्यूएबल कम। एनर्जी। हाँ, और इसका मतलब ये है कि जब आप किसी से प्यार करते हैं और उसकी तकलीफ को अपना बना लेते हैं, तो ये एक बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि लव के आगे वाली चीज है, ये गलत है मीन्स। जिसको हम कोडिपेंडेंसी कहते हैं। ओ, कोडिपेंडेंस प्यार की बीमारी है, जो अक्सर माएँ मेरे पास जितनी भी आती हैं वो सब कोडिपेंडेंट होती हैं, कि बच्चा नशा कर रहा है और माँ बड़ी तकलीफ में है, तो मुझे आगे कहती हैं कि मेरा बच्चा बहुत तकलीफ में है, उसको बचा लें। तो मैं उसको कहता हूँ नहीं, वो मजे में है, तकलीफ में आप हैं। आप हैं। जो नशा करके बैठा हुआ है वो तो मजे में है, वो तो एंजॉय कर रहा है हाय को। वो भी एक नशा ही है। ठीक हाँ, है, आप तकलीफ में हैं, ट्रू। तो आप इस कोडिपेंडेंसी से जान छुड़वाएं, आपका बच्चा नशे से जान छुड़वा देगा। और मैं आपको बताऊं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं बड़े अरसे से ये काम कर बहुत रहा से हूं। लोग इस चीज से दूर जाना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, कुछ छोटा सा मैसेज दें कि क्या करें वो? देखिए, बहुत से नहीं, हर कोई। हाँ, मैं कहती हूँ जितने कि एक लोग, बीमारी है। हाँ, जितने लोग नशा हाँ कर भी रहे हैं ना, हाँ वो भी इसको छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं आई डू इट टुमारो, मैं कल छोड़ूंगा, लेकिन कल किसने मैं देखी है? परसों छोड़ूंगा, वो डिले कर रहे होते हैं। हाँ अच्छा, फिर जब एक दिन छोड़ने की बारी आती है तो फिर वो कह देते हैं मैं कल करूंगा। हाँ हाँ। तो इसमें जो टिप्स मैं आपको इसके अंदर दे सकता हूं वो यही टिप्स हैं कि सबसे पहले तो, क्योंकि टीनेजर्स की आज हम अगर बात करें तो टीनेजर्स में भी यही देखते हैं, हर माँ ये चाहती है कि मैं अपने बच्चे को, हर बाप भी यही चाहता है, मैं अपने बच्चे को बेहतरीन से बेहतरीन चीज दूं, बेस्ट स्कूल्स दूं, वो एजुकेशन, तो हर पेरेंट्स की बेस्ट ख्वाहिश गाड़ियां। होती है। और हाँ। यही प्रॉब्लम की जड़ है, यही हम्म। प्रॉब्लम की जड़ है। मतलब कि मैं आपको ये बताऊं कि इस टाइम मैं एक मिसाल देता हूं आपको, अपने ये हमसाये मुल्क की मिसाल देता हूं। वहां की एक बड़ी फेमस फैमिली है अंबानीज, आप जानते हैं। जी। उसके बच्चे, आपने देखे हैं बहुत कि अच्छी वो मिसाल है। कितना काम करवाता है वो अपने वो बच्चों से। कहता है, हाँ। ठीक है, अच्छा, कोई काम नहीं भी होता था ना, तो वो अपने बच्चे से, जिस बच्चे के पास इस टाइम दुनिया की हर महंगी और तरीन पॉकेट घड़ी और मनी भी गाड़ी है, फिक्स। हाँ और वो अपने बच्चे से कहा करता था कि जितने लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं ना, आप सबको जाके खाना डिस्ट्रीब्यूट करो खुद। इस सुना है तरह के मैंने। काम करता था। जी। अच्छा, अब उसको क्या जरूरत थी? यहां से माइंडसेट बनता है बच्चे का। वो कहते हैं, बड़े मजे की एक मिसाल और देता हूं वाकई उनके बच्चे बहुत अच्छे हैं। हाँ। मैं आपको, एक बड़ी अच्छी एक मिसाल देता हूं। वो एक बंदे ने किसी से पूछा कि, उसने कहा यार हमारी कौम सारी तबाह होती जा रही है, इसकी वजह क्या है? तो उस बंदे ने उसको आगे से एक मिसाल दी। उसने कहा कि उसने कहा कि हमारे मुआशरे में ये जनरेशन ऑफ वीक मैन है, हाँ ये कमजोर मर्द हैं। अच्छा, ये हर सूरत से कमजोर है, अगर आप देखें फिजिकली भी। हाँ, अगर आप हमारी नई मेंटली भी। जनरेशन को देखें तो आपको बहुत ज्यादा फिजिकल फिटनेस, वो जैसे हम देखा करते थे 70s 80s और 90s के हमारे हाँ ट्रू। जट भाई, बट भाई, अब मतलब नहीं, अब ऐसा उच्चे कम नहीं लंबे है। हाँ। चौड़े। अब लड़कों ने क्या है, लड़कों ने अपनी शक्ल खुद चेंज कर दी। अच्छा, उनको कह भी दो ना कि यार थोड़ा सा वजन बढ़ा लो, नहीं नहीं मैं ठीक हूं। वो अपने आप को स्लिम, स्मार्ट, डेलिकेट रख रहे और हैं। कुछ बॉडी जो ऐसी ओवर बना लेते हैं वो भी अच्छा नहीं है, तो बैलेंस रखना चाहिए। वो तो एक हाँ अगली वाली बात है ना। हाँ मैं आपको इस जनरेशन की बात कर रहा हूं। हाँ। अच्छा, फिर वो जनरेशन क्या करती है, उनमें खाने पीने का इतना रुझान नहीं होता, तो फिर वो सारे मेडिसिन और स्टेरॉइडल यूज हुई, जो भी आप कह यही रही हैं, यही यही फलाना मैंने टीका लगा देखा। लो तो बॉडी बना लो। अब उससे होता क्या है, आप ये स्टेरॉइड वगैरह करके, और बड़े लोग मेरे जल्दी साथ बुढ़ापा इस और पे जो है वो वीकनेस। एतराज हाँ भी करेंगे,
लेकिन जब आप इंशाल्लाह। स्टेरॉइड्स यूज करते हैं ना तो आपकी जिंदगी खत्म हो जाती है, ठीक है, आपका जेंडर भी खत्म हो जाता है, आपका सब कुछ खत्म हो जाता है, सही। इतनी महंगी कॉस्ट पे ये काम करना। सो इन शॉर्ट मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि हमारी जो जनरेशन है उनकी चॉइसेस बड़ी डिफरेंट हो चुकी हुई हैं। कोई आप हमें ग्राउंड्स में लड़के नजर नहीं आते, रेसलिंग, रग्बी, फुटबॉल बहुत कम लोग नजर आते हैं। नहीं, जिसने फुटबॉल खेलनी फोन है पे, वो फोन पे खेल फोन रहा है, पे जिसने कोई डिजिटल। और गेम खेलनी है वो वीडियो गेम खेल रहा है। ये सही आप कह रहे हैं, जो कि गलत हो रहा है। तो इन सारी चीजों को ना सबसे ज्यादा जो फोकस करना चाहिए वो पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि हमारा बच्चा किस सिमत में जा रहा है, इसके दोस्त कैसे हैं, और जहां पे उनको थोड़ा सा भी ऊंच नीच लगे हाँ कि हाँ। मेरा बच्चा किसी न किसी गलत साइड पे चला गया तो वहां पे फौरी एक्शन लें। ये लोग डिले करते हैं जब तक मसला बिल्कुल नाक तक ना आ जाए और फिर जाके वो उस पर सोल्यूशन देखते हैं। तो ये एक चीज पे मैं जरूर चले कहना अली, चाहूंगा। बहुत मजा आया। हमारी बातें तो खत्म नहीं होंगी क्योंकि ये एक डिटेल, आपके पास तो हर टॉपिक का इलाज है, जिसे कह सकते हैं हर मर्ज का। तो आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ये थे मेरे साथ अली मुर्तजा, जिनसे हमने की मजे मजे की बातें और इंफॉर्मेटिव बातें, जो कि हमारी ये जो यूथ है इनके लिए तो बहुत जरूरी है। मिलती हूँ आपको अगले शो में इसी टाइम पे। अल्लाह हाफिज।